सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर। इस चैप्टर में हम जानेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मैटर वेव, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल और साथ ही साथ डी ब्रोगली रिलेशन। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। तो जो डस्टलेस एयर होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो डस्टलेस एयर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। किसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में जैसे कि लो प्रेशर और हाई वोल्टेज में ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है ये गैस में भी कंडक्शन दिखाता है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो गैसेस में भी क्या करता है, फ्लो करता है। और इसी इलेक्ट्रिकल करंट के गैस में फ्लो होने के फेनोमेना को हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ गैस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने, बहुत सारे फिजिसिस्ट लोगों ने समझा, जैसे विलियम क्रुक्स, रोटेंजन, जे थॉमसन और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में स्टडी किया थ्रू वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। तो ऐसा ट्यूब जिसमें हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को समझते हैं थ्रू डिफरेंट गैसेस एट लो प्रेशर, इस ट्यूब को बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। देखिए, देखते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब कैसा दिखता है। तो ये फिगर है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब का। इस डिस्चार्ज ट्यूब के फिगर में ध्यान से देखिए, नीचे हिस्से में ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये ग्लास का बना हुआ होता है। ग्लास का ट्यूब होता है असल में, जिसकी लंबाई होती है 30 सेंटीमीटर और डायमीटर इसका होता है 3 सेंटीमीटर। इसमें दो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड्स फिटेड होते हैं। इन इलेक्ट्रोड्स को एनोड और कैथोड कहा जाता है। पॉजिटिव वाले को एनोड और नेगेटिव वाले को कैथोड। ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये इलेक्ट्रोड एक्सटर्नल इंडक्शन कॉइल, एक्सटर्नली जो है ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है कैथोड और एनोड, ये दोनों इंडक्शन कॉइल से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और ये जो इंडक्शन कॉइल है ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, लगभग 10,000 वोल्ट 10,000 वोल्ट का वोल्टेज प्रोवाइड करता है अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स। नॉर्मल टेम्परेचर में बिल्कुल भी किसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज नहीं होता गैसेस में, लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते हैं वैक्यूम पंप की मदद से प्रेशर को, ट्यूब के अंदर के प्रेशर को जैसे जैसे हम क्या करते हैं रिमूव करते हैं, तो जो भी सही हम क्या करते हैं प्रेशर को अंदर का रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं। और इस प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग द मैनोमीटर। जैसे जैसे हम क्या करते हैं वैक्यूम पंप की मदद से प्रेशर को, ट्यूब के अंदर के प्रेशर को धीरे धीरे कम करने लगते हैं और प्रेशर रिड्यूस होकर जब 10 मिलीमीटर ऑफ HG कॉलम पहुंच जाता है, 10 mm ऑफ मर्कुरी कॉलम तक पहुंच जाता है, तब ट्यूब पतली पतली ट्विस्टेड लो स्ट्रीम वाली क्रैकिंग नॉइस के साथ आपको कुछ चिंगारियां देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे हम ट्यूब के अंदर के प्रेशर को और ज़्यादा धीरे धीरे कम करते जाएंगे वैसे वैसे हमको एक नेगेटिव ग्लो दिखाई देगा। इसी को फराडे डार्क स्पेस या क्रुक्स डार्क स्पेस या कैथोड ग्लो भी कहा जाता है। ऐसे ही डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का प्रेशर और ज़्यादा रिड्यूस होते होते 0.001 mm तक पहुंच जाता है, तो जो पूरा आपका डिस्चार्ज ट्यूब है वो क्रुक्स डार्क स्पेस से भर जाता है और कैथोड के अपोजिट वाली जो दीवार है वो ग्लो करने लगती है विद द रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक कलर। अब कौन से कलर में चलेगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ग्लास के नेचर के ऊपर। मतलब आपका डिस्चार्ज ट्यूब जो है, जिस चीज़ से डिस्चार्ज ट्यूब का जो ग्लास है वो जिस चीज़ से बना होता है, जिस चीज़ के मिक्सअप से बना होता है, उस कलर का ग्लास जो, उस कलर का लाइट जो है वो पीछे क्या करता है, ग्लो करता है। जैसे कि यदि आपके डिस्चार्ज ट्यूब के इलेक्ट्रोड के पीछे वाला जो हिस्सा है यदि वो ब्लू कलर का ब्लूइश जलता है, इसका मतलब ये है कि आपका जो डिस्चार्ज ट्यूब का जो ग्लास होगा उसमें लिड मिलाया गया है। और यदि ग्रीन कलर का ग्लो करता है, इसका मतलब आपका जो ग्लास है, ग्लास में सोडा मिलाया गया है। एक्चुअली ये जो रेज निकलती हैं ये इनविजिबल होती हैं। कैथोड से निकलने वाली जो रेज होती है वो क्या होती है, इनविजिबल होती हैं। और जब ये डिस्चार्ज ट्यूब के वॉल से टकराती हैं तब जाके ये क्या होता है, फ्लोरोसेंस इफेक्ट जनरेट करता है, यानी कि जलना शुरू होता है, ग्लो करना शुरू करता है। इसलिए इन रेस को हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेस बोलते हैं। इन रेस को हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेस बोलते हैं। तो फिर कैथोड रेस की जो प्रॉपर्टी है वो गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ट्यूब के अंदर चाहे किसी भी टाइप का गैस मौजूद हो, चाहे इलेक्ट्रोड किसी भी मटेरियल से बना हो, किसी भी मेटल से बना हो, ये जो दोनों चीज़ें हैं गैस और मेटल, ये कैथोड की प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल भी किसी प्रकार से अफेक्ट नहीं करती। और कैथोड की प्रॉपर्टीज सारे मेटल के इलेक्ट्रोड और अलग अलग टाइप के गैसेस के लिए भी क्या रहती है, सेम रहती है। चाहे आप किसी भी टाइप का गैस इस्तेमाल करें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, चाहे किसी भी प्रकार का मेटल यूज़ करें इलेक्ट्रोड में, कैथोड रेस अपना सेम नेचर बरकरार रखती है। 1879 में साइंटिस्ट सबसे पहले इन रेस को इन्वेंट किया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे
कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन की बीम्स हैं जो कि हाई काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती हैं। 1887 में फिर बाद में 1887 में सर जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब मैं बता देना चाहता हूँ। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो E अपॉन एम है यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गैस कौन सी गैस आप इस्तेमाल कर रहे हो, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप कौन सी गैस इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप कौन से मेटल का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। और कैथोड रेज हमेशा जो होती है वो सारे गैसेस के लिए क्या रहती है, सेम रहती है। अच्छा, अब कैथोड रेज से निकलने वाले इन्हीं पार्टिकल को सर जे थॉमसन ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। और इस डिस्कवरी के लिए 1906 में जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1913 रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया जिसकी मदद से इन्होंने इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है इसका फाइंड आउट किया, इसको कैलकुलेट किया। आर मिलिकन जो थे, इन्होंने अपने एक्साइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इन्होंने बार बार अपने एक्सपेरिमेंट में अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के लिक्विड के ड्रॉप के अंदर के जो नेगेटिव चार्जेस होता है उसको कैलकुलेट किया। आर मिलिकन ने अलग अलग डिफरेंट लिक्विड्स के चार्ज को कैलकुलेट किया और सभी चार्ज का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था उस चार्ज की वैल्यू को क्या किया, अपने आंसर किया। अलग अलग लिक्विड के ड्रॉप्स का चार्ज कैलकुलेट किया और बाद में इन सारे डिफरेंट लिक्विड ड्रॉप का जो चार्ज है उन सब का क्या निकाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला। और उसी को क्या मान लिया कि ये क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब क्या है, किसी भी चार्ज में या किसी भी लिक्विड के ड्रॉप में जो मिनिमम चार्ज हो सकता है वो हो सकता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। और यहीं से हमको मिला क्वांटाइजेशन का रूल, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई चार्ज होगा तो हमेशा वो मल्टीपल होगा किसका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। यानी अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक गेंद है, मेरे पास एक टेनिस की बॉल है, तो उस टेनिस के बॉल में जितना भी चार्ज होगा वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल ही होगा। तो ये कंक्लूड करता था प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि Q इक्वल टू एन ई। Q का मतलब है टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट और E का मतलब होता है चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। So, according to the principle of quantization of charge, the net charge present on the body is always integral multiple of at least value of charge, that is the charge of चार्ज जो है, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। मिलिगन को 1923 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। मिलिगन को 1923 में अपने इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और बाद में आइंस्टीन के E अपॉन एम का वैल्यू और मिलिकन के द्वारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, इन दोनों के थ्रू हमने क्या निकाला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कैसे निकाला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक रेशियो, दैट इज E/m। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का मास निकालने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिवाइड किया E अपॉन एम के रेशियो से, यानी स्पेसिफिक चार्ज के रेशियो से, और हमको मिला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 9.1 इंटू 10⁻31। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होता है खत्म। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टॉपिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वर्क फंक्शन। तो कोई इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी कैरी करेगा उसको मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट बनाया जिसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज EV। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कोई इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी गेन करेगा जब उसमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया जा सके, इसी एनर्जी को कहा गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, यदि आप किसी सर्किट में या किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, जैसे आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है किसमें, इलेक्ट्रॉन में। अब जब इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जितनी एनर्जी गेन करेगा उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। समझ आया। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। यदि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। यानी कि जो वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू EV। काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू
E मल्टीप्लाई बाय V। अब V तो हमारा क्या है 1 है और E का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो जब हम क्या करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को 1 वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इतनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है एक इलेक्ट्रॉन में। आगे मूव ऑन करते हैं वर्क फंक्शन की तरफ। तो समझते हैं वर्क फंक्शन क्या होता है। उससे पहले इसके पीछे के कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ों को जानना जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी मेटल का जो एटम होता है उसके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है। बिकॉज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिनिमम होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है। इसीलिए आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और इन इलेक्ट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होने के कारण इनको निकालना क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। यदि हम थोड़ी सी भी एनर्जी मेटल को प्रोवाइड करते हैं तो मेटल के अंदर जो एटम मौजूद होता है, एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी पाने के बाद क्या हो जाते हैं, आसानी से बाहर निकल जाते हैं। और फिर ये इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह पे जिगजैग मैनर पे क्या करने लगते हैं, ट्रेवल करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं और इन्हें तब कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब दोनों में आपने अंतर समझा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जब हम थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं मेटल को तो मेटल के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल के अंदर के जो एटम होते हैं, एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जब वो एनर्जी गेन करके अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं ऑर्बिट से तब उनको कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। नॉर्मल टेम्परेचर में भी ये पॉसिबल है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाए अपनी ऑर्बिट से और क्या बन जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए। लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपने ऑर्बिट से तो बाहर निकल जाते हैं लेकिन मेटल के सरफेस से बाहर नहीं निकल पाते बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा तो यदि हमको इन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा तब हमको क्या करना पड़ेगा, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इनको प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि ये क्या करें, ताकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन अपने मेटल को भी बाहर छोड़ करके निकल जाए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पहले निकले तो नॉर्मल टेम्परेचर में भी क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं और क्या बन जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन अपने मेटल के सरफेस को नहीं छोड़ते। तो यदि हमको क्या करना है, अपने जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है उनको भी यदि हमको क्या निकालना है, मेटल से भी बाहर निकाल देना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, उतनी एनर्जी जितनी एनर्जी प्रोवाइड करने पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है अपने मेटल के सरफेस को क्या कर दे, एस्केप कर दे, छोड़ करके बाहर निकल जाए, इसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगा, वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन जस्ट आउट ऑफ द सरफेस without giving any velocity to it. It is denoted by phi naught or W and measured in terms of electron volt. तो वर्क फंक्शन को कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, उतनी मिनिमम एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने मेटल के सरफेस को जस्ट छोड़ करके बाहर निकलेगा बिना किसी वेलोसिटी के, इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। मतलब देखिए मेटल के सरफेस से बाहर निकला लेकिन बिल्कुल भी किसी प्रकार की वेलोसिटी उसके अंदर नहीं है, बिल्कुल भी वेलोसिटी नहीं है, जस्ट मेटल के सरफेस को छोड़ करके बाहर निकलेगा, उतनी एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का जो सिंबल होता है या इसको डिनोट करते हैं फाई जीरो से या फिर डब्ल्यू से और इसको नापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। समझ आया। अब किसी मेटल का जो वर्क फंक्शन है ये डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर, मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल के ऊपर डिपेंड करता है और उसमें कितनी इम्प्योरिटीज वगैरह है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है और भी बहुत सारी फैक्टर हो सकते हैं। तो अभी तक के हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन और टॉपिक नंबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वर्क फंक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा टॉपिक इलेक्ट्रॉन इमिशन, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलता कैसे है बाहर। तो द फेनोमेना ऑफ इजेक्टिंग आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो वो घटना या वो फेनोमेना जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपने मेटल के सरफेस को छोड़ करके बाहर निकलता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब जो इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है मेटल के सरफेस में तभी पॉसिबल होता है जब मेटल के सरफेस को एक सफी मतलब एक वर्क फंक्शन से ज़्यादा का एनर्जी जब प्रोवाइड होता है मेटल के सरफेस को, तभी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है मेटल के सरफेस को छोड़ करके बाहर निकलता है। ओके, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चार टाइप के होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन होता है वो चार टाइप के होते हैं।
सबसे पहला होता है थर्मोनिक इमिशन, दूसरा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, तीसरा होता है फील्ड इमिशन और चौथा टाइप का इमिशन को कहा गया है सेकेंडरी इमिशन। हर एक टाइप के इमिशन को हम ध्यान से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोनिक इमिशन से। तो थर्मोनिक इमिशन में क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं मेटल को गर्म करते हैं तो मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जैसे ही मेटल के अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी क्या हो जाती है, वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मेटल के सरफेस को छोड़ छोड़ के बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। और इस फेनोमेना को कहा जाता है थर्मोनिक इमिशन। जिस ऐसा फेनोमेना जिसमें क्या करते हैं, हम मेटल को गर्म करते हैं और मेटल को गर्म करने से जो इलेक्ट्रॉन होता है एनर्जी गेन करके अपने वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी गेन करने पर इलेक्ट्रॉन से अपने मेटल के सरफेस को छोड़ छोड़ करके बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। इस फेनोमेना को बोलते हैं थर्मोनिक इमिशन। तो थर्मोनिक इमिशन क्या होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए, द फेनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज हीटेड इज कॉल्ड थर्मोनिक इमिशन। जब हम क्या करते हैं, मेटल के सरफेस को गर्म करते हैं, तो मेटल के सरफेस को गर्म करने से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं। और यदि उनकी एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाती है, तो मेटल के सरफेस को छोड़ छोड़ करके क्या करते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है थर्मोनिक इमिशन। ये देखिए यह डायग्राम है, इसमें मेटल के सरफेस को हम गर्म कर रहे हैं और गर्म करने से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहे हैं, जैसे ही वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी गेन करते हैं वो छोड़ छोड़ करके बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे इनको बोलते हैं थर्मियॉन्स, या फिर इन्हीं को बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रॉन्स। समझ आया? ओके। सो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी बाहर निकलना और बढ़ते जाएंगे। और इस इक्वेशन को, इस चीज़ को हम बाद में पढ़ेंगे, कॉलेज लाइफ में हम पढ़ेंगे कि कैसे टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे शार्पली बढ़ती है। इसको हम एक इक्वेशन जो कि कॉलेज लाइफ में हम पढ़ेंगे, जिसको अपन बोलते हैं रिचर्डसन डशमैन इक्वेशन, जो कि होता है J=a T²E⁻⁻⁵0/K_BT। यहाँ जो J है इसका मतलब होता है थर्मोनिक करंट डेंसिटी, A का मतलब होता है कांस्टेंट, और T फॉर टेम्परेचर, KB मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अभी के लिए इसको एस्केप करते हैं, फिलहाल के लिए बस इतना ही। थर्मोनिक इमिशन के बारे में हम थोड़ा सा और कुछ जानेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कब बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो कंडीशन में बढ़ती है। तब क्या होगा, जैसे जैसे हम मेटल के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। या तो हम क्या करेंगे, मेटल के वर्क फंक्शन को धीरे धीरे कम कर देंगे, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल दो सूरतों में बढ़ती है, या तो हम मेटल के सरफेस के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या तब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और तब करंट डेंसिटी बढ़ेगी। या फिर हम क्या करेंगे, मेटल के वर्क फंक्शन को क्या कर देंगे, मेटल के वर्क फंक्शन को ही कम करना शुरू कर देंगे, जिससे करंट डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके। तो टंगस्टन जो है एक सूटेबल मेटल माना जाता है थर्मोनिक इमिशन के लिए, क्योंकि ये 2200 केल्विन से लेकर के 3000 केल्विन के बीच में जब इसका टेम्परेचर रखा जाता है, तब इसका वर्क फंक्शन हो जाता है 3.52 और ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को इमिट करना शुरू कर देता है। जब हम क्या करते हैं, टंगस्टन में थोरियम का कोटिंग करते हैं, कार्बन का कोटिंग करते हैं, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1900 केल्विन टेम्परेचर में उनका वर्क फंक्शन हो जाता है 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो आसानी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट करना शुरू कर देते हैं। और यदि हम क्या करते हैं, टंगस्टन को बेरिलियम स्ट्रोंटियम ऑक्साइड से क्या करते हैं, कोटिंग करवा देते हैं, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका वर्क फंक्शन हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लगभग 1000 केल्विन से लेकर 1500 केल्विन टेम्परेचर में क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इमिट करना शुरू कर देते हैं। तो ये था थर्मोनिक इमिशन विद देयर एग्जांपल्स। आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के इमिशन के लिए। दूसरे टाइप के इमिशन प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। सो दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो जब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन मेटल के सरफेस में इंसिडेंट होता है, गिरता है, पड़ता है, तब जो मेटल है, मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस एनर्जी को क्या करते हैं, इस इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और इससे क्या होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है, मेटल की काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे मेटल के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है उनके वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाती है, तो वो अपने मेटल के सरफेस को छोड़ करके बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इस चीज़ को मैं फिर से शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे ही हम क्या करते हैं, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन मेटल के सरफेस में स्ट्राइक करवाते हैं, तो मेटल के सरफेस के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उन एनर्जी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, उन इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन करती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जैसे ही वो मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाती है,
इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जैसे ही मेटल के वर्क फंक्शन से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, वो मेटल के सरफेस को छोड़ छोड़ करके बाहर निकलना शुरू कर जाती हैं, इजेक्ट होना शुरू हो जाती हैं, और इस फेनोमेना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। When an electromagnetic wave of suitable frequency is allowed to fall on a photosensitive substance, the electrons are ejected from the surface. This phenomena is called photoelectric emission. तो जब अपन क्या करते हैं, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस में स्ट्राइक करवाते हैं, अलाउ करते हैं कि वो उसमें गिरे, इंसिडेंट करवाएं, तो फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के सरफेस से क्या होते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, और इस फेनोमेना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अच्छा, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे थे, पहले थर्मोनिक इमिशन में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे उसको हम बोलते थे थर्मियॉन्स, वैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। आई होप यू गॉट इट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे तीसरे टाइप के इमिशन में। तीसरे टाइप का इमिशन होता है फील्ड इमिशन। तो फील्ड इमिशन के बारे में जानिए क्या होता है। जब हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर एक हायर ऑर्डर का वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी मेटल के सरफेस में, तो इलेक्ट्रॉन जो भी मेटल के सरफेस के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी वो मेटल के सरफेस को छोड़ना शुरू कर देंगे। इस फेनोमेना को बोलते हैं फील्ड इमिशन। तो फील्ड इमिशन में असल में हुआ क्या, जैसे ही हम हाई वोल्टेज या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं मेटल के सरफेस में, तो मेटल के सरफेस में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन करती हैं, और काइनेटिक एनर्जी गेन करके क्या है, एनर्जी जब वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो गई वो मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर निकलना, इजेक्ट करना शुरू कर जाती हैं। इस फेनोमेना को बोलते हैं फील्ड इमिशन। तो द फेनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड फील्ड इमिशन। सो इसमें भी जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, J इक्वल टू ए यहाँ पर कांस्टेंट है, ई स्क्वायर, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल ई रेज टू द पावर माइनस बी अपॉन ई। So the formula of field emission will be J equal to A e capital E to the power 2 small e to the power minus b upon e। यहाँ जो कैपिटल ई है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ए और बी यहाँ पर अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट है। और जब भी अपन क्या करते हैं हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, अब कितना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, 10 टू द पावर 10 वोल्ट पर मीटर जितना जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अपन अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, जैसे हम क्या करेंगे किसी नुकीली चीज़ पे, किसी पॉइंटेड चीज़ पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, इतना हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाता है। सो इस लास्ट इमिशन को, चौथे इमिशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। अब जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। सेकेंडरी इमिशन क्या होता है तो देखिए, जब क्या करते हैं हम हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट करवाते हैं मेटल के सरफेस में, तो ये जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये मेटल के इलेक्ट्रॉन से जाकर के क्या करते हैं, टकराते हैं, और अपनी एनर्जी किसको देते हैं, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको देते हैं। तो मेटल के अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जब वो क्या करते हैं दूसरे टकराने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनमें भी क्या हो जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, और जैसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन जो है अपने सरफेस को छोड़ के बाहर निकलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। ओके, सो ऐसा इंसिडेंट, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आकर के टकराते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, और जो टकराने के बाद मेटल के सरफेस में से बाहर निकलेंगे उनको हम बोलते हैं इमिटेड इलेक्ट्रॉन, या फिर इन्हीं को बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। आई होप समझ आ गया होगा। इस फेनोमेना को मैं दोबारा शॉर्ट में समझाता हूँ। जब हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट किया जाता है मेटल के सरफेस में, तो पहले से मौजूद जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टकराने वाले इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और तब जाके जब उनकी काइनेटिक एनर्जी मेटल के अंदर पहले से रखे हुए इलेक्ट्रॉन की जब काइनेटिक एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होती है, तब वो अपने मेटल के सरफेस को छोड़ करके बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। अब जिस इलेक्ट्रॉन को आप लेकर के आए थे, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जिसको आप लेकर के आए थे, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, और टकराने के बाद मेटल के सरफेस के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, या इमिटेड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दिस इज द डायग्राम। नो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले डिस्कवर किया था साइंटिस्ट हेनरिच हर्ट्ज ने 1887 में, और बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे जैसे कि हॉल्चर, लेनार्ड, मिलिकन, इन सब ने भी क्या किया था, इस फेनोमेना को एक्सपेरिमेंटली क्या किया था, स्टडी किया था। कौन सी फेनोमेना को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। हॉल्चर, लिनार्ड, मिलिकन, इन सब ने भी क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, स्टडी किया था, और उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से कुछ चीज़ें कंक्लूड की थी। जैसे जब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी या सूटेबल वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेटल के सरफेस में क्या होता है, इंसिडेंट होता है,
तो मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इन एनर्जीज को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और जैसे ही इन इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी को ये मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है एब्जॉर्ब करते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और जैसे ही मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाती है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के सरफेस को छोड़ते हैं और छोड़ करके बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा फेनोमेना जिसमें इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है मेटल के सरफेस में, मेटल के सरफेस से, जब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट या ऐसी फेनोमेना जिसमें एक सूटेबल लाइट को, एक सूटेबल वेवलेंथ की, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम क्या करते हैं, मेटल के सरफेस में स्ट्राइक करवाते हैं, तो मेटल के अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के सरफेस को छोड़ करके बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इस फेनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो द फेनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द surface of metal when illuminated by light of suitable wavelength or suitable frequency is known as photoelectric effect। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इससे जो करंट प्रोड्यूस होता है इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जैसे अल्कली मेटल्स, सीजियम, लिथियम, सोडियम, इन सभी के वर्क फंक्शन क्या होता है, स्मॉल होता है। इसका मतलब क्या है, ये मेटल क्या है, फोटो सेंसिटिव है। फोटो सेंसिटिव मतलब यदि थोड़ा सा भी एनर्जी या थोड़ा सा भी एनर्जी या थोड़ा सा भी वोल्टेज इसको अप्लाई करते हैं, सॉरी, जैसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा भी क्या करेंगे, इसमें लाइट इंसिडेंट करेंगे तो सीजियम, लिथियम और सोडियम क्या करने लगते हैं, अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस में से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। ओके, सो कुछ ऐसे मेटल जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन शो करते हैं विजिबल लाइट में, और कुछ जो होते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में शो करते हैं। कुछ मेटल क्या करते हैं, विजिबल लाइट में अपने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को शो करते हैं, और कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जैसे कि मैग्नीज, जिंक, एल्यूमिनियम, कैडमियम, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में भी क्या करते हैं, शो करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फेनोमेना है इसमें असल में क्या होता है, जो लाइट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, चेंज होता है। आगे के जो टॉपिक हैं आपको अगले वीडियोस में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।